जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम बीएड एग्ज़ाम के पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर 2 जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है। पेपर 2 में हम लोग समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हम बताए हुए थे कि पेपर 2 का आपको 40 क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप 40 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो पेपर 2 में आप लोग समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में ही पढ़ते हैं। तो 40 क्वेश्चन ये देख लेते हैं, अब चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपका फुल तैयारी हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है जिसमें समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 27 और 28 बताएंगे, जो कि रहेगा कि निष्पादन हेतु तय किए गए मानकों की विवेचना करें, और 28 नंबर रहेगा कि उपलब्धि में सुधार हेतु ज्ञात अदाओं का समर्थन की विवेचना करें। इन दोनों क्वेश्चन का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 26 तक बता दिए। यदि आप वो नहीं देखें तो यह वीडियो देखने के बाद उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक हम दे देंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 और 28। देखिए, क्वेश्चन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। देखिए, क्वेश्चन है निष्पादन हेतु तय किए गए मानकों की विवेचना करें। देखिए, निष्पादन हेतु जो है शिक्षा के लिए निष्पादन जो किया जाता है उसके मानक क्या क्या है उसका विश्लेषण करना है। देखिए, निष्पादन क्या होता है, शिक्षा को अच्छे ढंग से प्रभावी ढंग से लागू करने में जो है उनका क्या मानक होता है उनका विश्लेषण करना है। तो आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबके लिए शिक्षा भूमंडलीय पर्यवेक्षण को नवीनतम रिपोर्ट है। इसमें सबके लिए शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति विभिन्न देशों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की गई है। यह रिपोर्ट समूचे भूमंडल में शिक्षा को एक उभरती शक्ति के रूप में स्थापित करता है, जिसके द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण तथा आर्थिक उन्नयन आदि के सपनों को साकार रूप दिया जा सकता है। इस विस्तृत गहन रिपोर्ट को 3 भागों में बांटा गया है। जो यह शिक्षा भूमंडलीय पर्यवेक्षण जो रिपोर्ट तैयार किया गया था, इनके रिपोर्ट को जो है 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? देखिए, पहला है सभी लक्ष्यों हेतु शिक्षा का पर्यवेक्षण। दूसरा है शिक्षा जीवन का समार्थी है। तीसरा है सीखने के संकट को समाप्त करने हेतु अध्यापकों की सहायता। इन 3 भागों के अनुसार रिपोर्टों में सभी को शिक्षित करने के लिए के कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। तो आइए देखते हैं उसको। देखिए, विद्यालयों के भी निष्पादन की सत्यता को परखने हेतु कुछ मानकों को निश्चित किया गया है। आइए देखते हैं उस कौन कौन सा मानक दिया गया है। आइए देखते हैं कि क्या क्या मानक दिए गए हुए हैं अधिगम परिणामों को आधार की जांच करने के लिए। तो आइए एक एक करके इसके निष्पादन हेतु कुछ मानक निम्नलिखित हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। पहला है अध्यापक अभाव की पूर्ति। जहां अध्यापक की अभाव है उसको पूर्ति होना चाहिए, उसका फुलफिल होना चाहिए। देखिए, वर्तमान व्यवस्था को देखकर तो लगता है कि सन 1930 तक भी कुछ देश प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। कुछ मानक कुछ रिपोर्ट को देख के ये पता लगता है कि प्राथमिक स्कूल में जो शिक्षक हैं इनके 2030 तक भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। शिक्षा के अन्य स्तरों पर यह चुनौती और भी बड़ी है। अतः शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु अध्यापकों के अभाव को दूर करना आवश्यक है। दूसरा है शिक्षण हेतु सर्वोत्तम प्रार्थियों को आकर्षित करना। देखिए, विभिन्न सरकारों को चाहिए कि वह माध्यमिक स्तरीय शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देकर चयनित परीक्षाओं के लिए उसके दरवाजे खोलने का प्रयास करें। देखिए, भिन्न भिन्न जाति वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए भी यदि उन्हीं जातियों या वर्गों में शिक्षकों का चयन किया जाता है तो उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में समानता के कारण इन
अल्पसंख्यक या वंचित बच्चों को सीखने में सहायता मिलने की आशा बढ़ जाती है। मतलब कि जो भी जिन भी जाति या जनजाति क्षेत्र के आते हैं, यदि वहीं से टीचर यदि चुन के आते हैं तो उनकी संस्कृति को एक अच्छा व्यवहार मिलेगा, जो आगे चलकर जो है शिक्षा में भी देखने मिलता है। देखिए, तीसरा है सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। देखिए, अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है ताकि वह सभी बच्चों को अधिगम संबंधी जरूरतों को पूरा कर सके। कक्षा में पढ़ने से पहले शिक्षक को सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय से प्रशिक्षण ले लेना चाहिए ताकि विषय वस्तु के ज्ञान के साथ साथ विविध अध्यापन विधियों को भी सीखा जा सके। कार्यरत शिक्षकों को भी समय समय पर कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर देते रहना चाहिए ताकि वह अध्यापन कौशल को और भी परिमार्जित कर सके। नवीन विधाओं और नवाचारों पर आधारित दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस टीचर ट्रेनिंग एवं परामर्श को कक्षा शिक्षण के साथ जोड़ने का यत्न किया जाना चाहिए। सेवा पूर्व तथा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिकाधिक शिक्षकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना श्रेयस्कर होगा। चौथा है शिक्षक प्रशिक्षण तथा परामर्शदाता को शिक्षकों की सहायता हेतु तैयार करना। देखिए, प्रिपेयर टीचर एजुकेटर मेंटेनिंग टू सपोर्ट टीचर, जो मेन टीचर होते हैं उसके मेन टीचर जो है सपोर्ट टीचर को भी मेन टीचर बनाने के लिए जो प्रयास करते हैं उन पे भी ध्यान देने की बात है। देखिए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बच्चों को सीखने में वांछित गति मिल रही है या नहीं, यह आवश्यक है कि शिक्षक को उत्तम तथा प्रभावी शिक्षण मिल चुका हो। यह भी उतना ही आवश्यक है कि प्रशिक्षण को कक्षा शिक्षण की वास्तविक समस्याओं तथा चुनौतियों का सीधा अनुभव हो। कठिन परिस्थितियों में अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से चलाने का ज्ञान उन्हें होना चाहिए। नीति निर्धारकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि परामर्शदाताओं की मदद से शिक्षण विषय वस्तु को कक्षागत योजनाओं से समाहित करने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। पाँचवां है जहां सबसे ज़्यादा आवश्यक हो वहां अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए। देखिए, सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल उत्तम अध्यापकों का चयन तथा प्रशिक्षण ही उनका दायित्व नहीं है, वरन आवश्यकता अनुसार उनकी नियुक्ति का भार भी उन्हें उठाना चाहिए। यदि संभव हो तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, संभव हो तो अविकसित दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र क्या होता है, जो जहाँ से स्कूल दूर हो, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय अध्यापकों का चयन करके तथा अपेक्षित प्रशिक्षण देकर उनकी नियुक्ति की जा सकती है। छठा है प्रतियोगितात्मक जीवन शैली तथा वेतन आदि द्वारा सर्वोत्तम शिक्षकों को व्यवसाय में रोकना। देखिए, सरकारों को ध्यान देना होगा कि अध्यापक इतना कमा सके कि वह अपने परिवार को गरीबी रेखा के ऊपर रखने तथा अपने वेतन को अन्य व्यवसायों की तुलना में रखने में सक्षम हो सके। कार्य आधारित वेतन अध्यापकों को प्रोत्साहित करता है। मतलब सरकार को इतना टीचर को वेतन देना चाहिए ताकि वह गरीबी रेखा से अपने परिवार को जो है ऊपर रख सके। देखिए, तथा सीखने में गति प्रदान करता है। अच्छी वेतन श्रृंखला आकर्षक जीवन शैली उन्हें प्रोत्साहित करती है तथा कार्य निष्पादन में सुधार लाती है। इसका प्रयोग दूरवर्ती क्षेत्रों में अध्यापकों को चिन्हित करने तथा उन्हें प्रेरणा प्रदान करने में किया जा सकता है। ऐसे बच्चे जो वांछित हैं और उन्हें सिखाने में जो अध्यापक मदद करते हैं उनका उत्साहवर्धन करना वस्तुतः सरकार का दायित्व होना चाहिए। सातवां है प्रभावी परिणाम हेतु अध्यापक प्रशासन का सुधारना। देखिए, प्रभावी परिणाम हेतु अध्यापक प्रशासन को सुधारना। देखिए, सरकार को उन नीतियों में सुधार लाने की आवश्यकता है जिनसे कक्षा में शिक्षक की गैरहाजिरी, अनुशासनहीनता, प्राइवेट ट्यूशन प्रथा तथा प्रगमन में महिलाओं पर अपराध आदि को नियंत्रित किया जा सके। अध्यापक की कार्य दशाओं में सुधार लाकर यह भी सुनिश्चित करना उपयोगी होगा कि उन पर अत्यधिक कार्य का
बोझ न हो तथा शिक्षण से परे अन्य कार्यों में इन्हें न लगाया जाए। स्कूल में कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रशासक में नेतृत्व गुणों का होना परम आवश्यक है। देखिए, सरकार की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि वह शिक्षक तथा शिक्षक संघों के साथ तालमेल रखे ताकि शिक्षा में अच्छी नीतियां बनाई जा सके और शिक्षकों को असामाजिक दुर्व्यवहारों पर लगाम लगाई जा सके। ऐसी मार्गदर्शक नीति बनाना उचित होगा जिससे स्कूली समय का दुरुपयोग करके प्राइवेट कोचिंग से पाठ्यक्रम पूरा करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। 8वां है कि सीखने में सुधार हेतु नवाचारी पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षक को संपन्न कराना। देखिए, नया पाठ्यक्रम को सीखने में भी शिक्षक को इसको मतलब सही सिखाना चाहिए। देखिए, अध्यापकों को पाठ्यक्रम की उन रणनीतियों से परिचित कराना चाहिए जो असामान्य तथा वांछित छात्रों के विकास में मदद कर सके। बच्चे जो सीखने में कमज़ोर होते हैं उन्हें नवाचारी पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रगति पथ पर लाया जा सकता है। नीति निर्धारकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यक्रम ठोस कौशलों पर आधारित हो तथा उसे उसी भाषा के माध्यम से संप्रेषित किया जाए जो वह समझ सके। यदि पाठ्यक्रम बहुत अधिक अभिलाषी होगा तो अध्यापकों को उस क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है जिससे वह छात्रों को सफल बनाने का प्रयत्न करते हैं। छात्रों में सीखने की क्षमता बढ़ाने में बहुत से देशों में रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर एवं अन्य तकनीक आदि का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। 9वां है कक्ष मूल्यांकन द्वारा बच्चों को चिन्हित करने तथा सीखने के खतरे से बचाने में शिक्षक को मदद देना। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कक्ष मूल्यांकन वस्तुतः उन बच्चों को मदद पहुंचाता है जो पढ़ाई से हर समय जूझते रहते हैं। अध्यापक को विविध मूल्यांकन पद्धतियों से परिचित होना चाहिए ताकि बच्चों को अधिगम संबंधी कठिनाइयों का वह जल्दी से पता लगा सके और समुचित रणनीति द्वारा उनका निराकरण कर सके। 10वां है प्रशिक्षित अध्यापकों के उपयुक्त आंकड़े प्रस्तुत करना। देखिए, प्रत्येक देश को चाहिए कि वह प्रशिक्षित शिक्षकों के लेखा जोखा संबंधी वार्षिक आंकड़े का संकलन तथा विश्लेषण समय समय पर करते रहने के लिए समुचित निवेश करें। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर इन आंकड़ों में लिंग, जाति, वर्ग और क्षमताओं आदि का वर्गीकरण किया जा सकता है। भूमंडलीय स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि शिक्षकों को भली भांति वेतन दिया जा रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन देख लिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि रहेगा कि उपलब्धि। देखिए, उपलब्धि में सुधार हेतु ज्ञात अदाओं का समर्थन की विवेचना करें। देखिए, उपलब्धि शिक्षा में जो उपलब्धि होती है उनको किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, उनका क्या समर्थन कर सकते हैं, इनका विवेचना या विश्लेषण करना है या वर्णन करना है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है ताकि शिक्षार्थी की उपलब्धि में सुधार लाया जा सके। यह कार्यक्रम ज्ञात अदाओं के रूप में जाने जाते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सरकार के द्वारा जो है कार्यक्रम चलाए गए हैं। पहला है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA। यह राष्ट्रीय योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान की योजना देश के सभी जिलों में लागू की जा रही है जिसका उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को उपयोगी एवं प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। इसके लक्ष्य निम्न प्रकार से हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य हैं उनको देखते हैं क्या क्या इसमें लक्ष्य रखा गया। पहला है कि 2005 तक सभी स्कूलों शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों या ब्रिज पाठ्यक्रमों में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के समस्त बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने में सहायता देना। दूसरा है सभी प्रकार के लैंगिक एवं सामाजिक भेदभाव को प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर 2007 तक समाप्त करना तथा 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर समाप्त करना।
तीसरा है 2010 तक सभी के लिए शिक्षण जीवन हेतु शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए संतोषप्रद गुणवत्ता के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना। देखिए, यह कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया जा रहा है, जिसमें बालिकाओं, अनुसूचित जाति या जनजातियों के छात्रों तथा कठिन परिस्थितियों में रह रहे छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई है, जो सर्व शिक्षा अभियान से 2001 से 2002 में स्कूल छोड़ने वाले 3 करोड़ के आसपास 3 करोड़ 20 लाख बच्चे जो है, मुकाबले मार्च 2007 में यह संख्या लगभग 70 लाख पे आ गई। जहाँ 3 करोड़ थी वहाँ जो है 70 लाख पे आ गया। वर्तमान में 67 लाख बच्चे उन वैकल्पिक स्कूलों में नामांकित हैं जो छोटे और दूर दराज की रिहायशियों में खोले गए हैं और कामकाजी बच्चों के परिवारों के साथ दूसरी जगहों में आए बच्चों और शहरी दलित बच्चों की शिक्षा मुहैया कराते हैं। देखिए, दूसरा है शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा। देखिए, यह योजना शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने हेतु एवं स्कूल न जा रहे, आइए आगे देखते हैं। देखिए, बच्चों को बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के तहत लाने की सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें स्कूली शिक्षा से अभी तक छूट गए प्रत्येक बच्चे के लिए अलग से योजना एवं प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे दुर्गम आबादी क्षेत्र मतलब जो जहाँ स्कूल जो है दूर है, ठीक है, आबादी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है, जहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में कोई औपचारिक स्कूल नहीं है और स्कूल नहीं जाने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के कम से कम 15 से 25 बच्चे मौजूद हो। पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ पर्वत क्षेत्र होते हैं, वहाँ के दुर्गम क्षेत्रों जैसे अपवादों में 10 बच्चों पर भी एक स्कूल खोला जा सकता है। तीसरा है मध्याह्न भोजन योजना, यानी मिड डे मील स्कीम। यह भी बच्चों को एक शिक्षित देने का एक माध्यम है। देखिए, यह योजना प्राथमिक शिक्षा से विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने, इसे बनाए रखने और उपस्थित के साथ साथ बच्चों के बीच पोषण से सुधारने के दृष्टिकोण के साथ 1995 से राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को पहले देश में 2008 में शुरू किया गया। वर्ष 1997-98 के अंत तक इसे देश के सभी जिलों में शुरू किया गया। 2002 में इसे बढ़ाकर न केवल सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों तक किया गया, बल्कि ECEGS और AIE केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इसका उद्देश्य सुविधाहीन वर्गों के गरीब बच्चों को कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा कक्षाओं की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। कौन सा? मध्याह्न भोजन योजना। देखिए, इतना ही नहीं, योजना में पारदर्शिता लाने एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उन सभी स्कूलों और केंद्रों से जहां यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, वहां स्वविवेक के आधार पर सूचना प्रदर्शन के लिए भी कहा जाता है। चौथा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP यानी डाइट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए, केंद्र द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में फिर से जान फूंकना और प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को पूरा करना है, जो यह DPEP कार्यक्रम चलाया गया था, पूरा करना। यह कार्यक्रम जो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, देखिए, यह कार्यक्रम बाहरी सहायता में चलने वाले कार्यक्रम है। परियोजना व्यय का 85% केंद्र सरकार देगा, इसमें यदि 100 रुपया खर्च होता है, इसमें 85 रुपया केंद्र सरकार देगा और शेष जो है 15% संबंधित राज्य सरकारें द्वारा वहन किया जाता है। केंद्र सरकार का हिस्सा
विदेशों से प्राप्त सहायता के माध्यम से आता है। ये केंद्र सरकार जो पैसा लगाती है 85%, यहाँ जो विदेशों से इनको सहायता मिलती है केंद्र को। अतः इस समय यह योजना 9 राज्यों के 123 जिलों में चल रही है। इसके अंतर्गत अभी तक 1,60,000 से अधिक स्कूल खोले जा चुके हैं, जिससे लगभग 84,000 वैकल्पिक शिक्षण केंद्र देखिए जिनमें 35 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबकि अन्य 2 लाख बच्चे विभिन्न प्रकार के सेतु पाठ्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं। देखिए इन विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों एवं शिक्षाकर्मियों सहित लगभग 1,77,000 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। देखिए महिला समाख्या योजना। देखिए महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों खासकर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई। NPE 1986 के उद्देश्यों के अनुरूप लक्ष्य हासिल करने के लिए एक ठोस कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरुआत हुई। समानता हासिल करने में, महिलाओं को शिक्षित बनाने में इस योजना को पहचाना जाता है। महिला संघ गांव स्तर पर महिलाओं को मिलने वाले सवाल करने और अपने विचार रखने, अपनी इच्छाओं को जाहिर करने का स्थान मुहैया कराते हैं। कौन? महिला समाख्या योजना। देखिए महिला संघों ने, आइए आगे देखते हैं। देखिए ग्रामीण महिलाओं के दृष्टिकोण में विभिन्न कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से बदलाव ला दिया है, जिसका प्रभाव अब हर परिवार में सामुदायिक तथा ब्लॉक और पंचायत स्तर पर देखा जा सकता है। यह कार्यक्रम वर्तमान में 9 राज्यों के 83 जिलों में 21,000 गाँव में चलाया जा रहा है। छठा है अध्यापक शिक्षा योजना। यह भी सरकार के द्वारा चलाया जाता है और इसमें क्या होता है आइए उसको देखते हैं। देखिए केंद्र द्वारा प्रायोजित यह योजना 1987-88 में निम्न उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी। तो क्या क्या उद्देश्य था? देखिए जहां तक संभव हो मौजूदा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षण संस्थाओं का स्तर बढ़ाकर नए DIIT की स्थापना कर जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना है। दूसरा है चयनित द्वितीयक अध्यापक शिक्षण संस्थानों का स्तर बढ़ाना है। तीसरा है सेवाकालीन और सेवा पूर्व प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करना आदि। देखिए सातवां है शिक्षा का अधिकार। यह भी लाया गया था 1986 में। इसमें क्या क्या दिया गया था आइए इसको देखते हैं। देखिए शिक्षा में गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए दिसंबर 2002 में बने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जो है भाग 3 में जो है शिक्षा को मूलभूत अधिकार जो है दिया गया और एक नई धारा में जो है 21(1) में जो है जोड़कर शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया। जहां कहा गया था 21(a) में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात करती है। इसके माध्यम से सरकार एक ऐसे उपयुक्त कानून के अधिनियम को वचनबद्ध है जो संविधान की आवश्यकता अनुसार शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने के एहसास को मजबूत बनाए रखता है। आठवां है प्रारंभिक शिक्षा कोष। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रारंभिक शिक्षा कोष बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता हेतु सरकार की वित्तीय सहायता के लिए वित्त अधिनियम 2004 के जरिए सभी प्रमुख केंद्रीय करों पर 2% शिक्षा अधिभार लगाया गया था। इस शिक्षा अधिभार को एकत्रित कर प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा 6/10/2005 को शिक्षा को सार्वजनिक करने हेतु एक निष्क्रिय फंड प्रारंभिक शिक्षा कोष PS के स्वीकृति किया गया था प्रारंभिक शिक्षा कोष बना के। देखिए 9वां है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी NLM। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना मई 1988 में की गई थी। इसका उद्देश्य 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के उत्पादक और पुनरुत्पादक समूह के निरक्षरों को व्यावहारिक
साक्षरता प्रदान करते हुए 75% साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना था। ये कोई NLM जो शिक्षा मिशन था, ये कोई ये नहीं था कि शिक्षा को इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत की जो है शिक्षा साक्षरता दर जो है 75% हो जाए। देखिए, इस मिशन में निहित साक्षरता की अवधारणा मात्र साक्षरता तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊपर लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधोगुणोन्मुख समाज के निर्माण का एक कारगर शास्त्र है। जीवन की गुणवत्ता में एक निश्चित सुधार और सशक्तिकरण ही व्यावहारिक साक्षरता की प्रमुख उपलब्धि है। 10वां देखते हैं, विशेष साक्षरता मिशन, विशेष साक्षरता अभियान। देखिए, NLMA परिषद की अप्रैल 2006 में हुई बैठक में देश भर में ऐसे 150 जिलों की पहचान की गई जिसमें साक्षरता दर सबसे कम थी तथा इनके लिए विशेष साक्षरता अभियान रणनीति तय की गई। अब तक राज्यों के कुल 134 जिलों को इस विशेष साक्षरता मिशन में शामिल किया जा चुका है। इस अभियान द्वारा जहां महिला साक्षरता में 14.38% की वृद्धि हुई, वहीं पुरुष साक्षरता में भी 11.13% की बढ़ोतरी देखी गई या हुई। 11वां है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। देखिए, इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और आगे देखते हैं। देखिए, अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के साथ 750 विद्यालय खोले जा रहे हैं। यह योजना शैक्षिक रूप में पिछड़े केवल ऐसे विकास क्षेत्रों में लागू की गई जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम और लैंगिक भेदभाव का स्तर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। ऐसे ही विकासखंडों में ये विद्यालय खोले गए ताकि बालिकाओं की शिक्षा में गुणवत्ता का स्तर बढ़ाया जा सके। देख लिए 2 प्रश्न। देखिए, आने वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 29 और 30 पे चर्चा करेंगे, जो कि रहेगा माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अपनाई गई रणनीतियों की विवेचना करें, और 30 रहेगा गुणवत्ता युक्त शिक्षा क्या है, इसे प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो इन दोनों का क्वेश्चन को आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।